तो डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं another important method for the determination of molecular weight of macromolecule or polymers, जिसे हम लाइट स्कैटरिंग मेथड कहते हैं। तो इससे पहले दो इम्पोर्टेंट मेथड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारा ओस्मोमेट्री मेथड है, दूसरा हमारा विस्कोसिटी मेथड। ठीक है, तो लाइट स्कैटरिंग मेथड से कैसे मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स की डिटरमाइन करते हैं, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे लाइट स्कैटरिंग होता क्या है। जब भी आप क्या करते हैं, एक कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट को क्या करते हैं, हम पास कराते हैं, तो वहां पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उनकी वजह से आपकी लाइट की स्कैटरिंग होती है। ठीक है, सो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू a colloidal solution, it suffers scattering, and this phenomena is called is Tyndall effect, and it was observed by Tyndall in 1871। कैसे हम फिर ये जो लाइट स्कैटरिंग से कैसे पॉलीमर्स की मॉलिक्यूलर वेट को रिलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आपकी पार्टिकल्स से जो लाइट स्कैटर होते हैं, दैट स्कैटरिंग लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द concentration of the polymer solution, and the second is the molecular weight of the polymer. So by using this principle, we can relate the scattering of light by these polymers particle to the molecular weight of that particular polymer. So this particular light scattering technique is feasible or convenient for measuring the molecular weight of polymers, which is in the range of around 10,000 to 100,000, yeah, 10 million, having the molecular weight in this particular range. So this light scattering method is very convenient to determine the polymer's molecular weight, having the molecular weight range from this 10,000 to this 10 million range. So for the determination of the molecular weight by this light scattering method, we have to know some important things regarding the solution and regarding the properties of the solvent and the solution both. We require the light scattering values, कितने हमारा light scattering हुआ है, एक ये आपको चाहिए। दूसरा, आपको जिस पॉलीमर की भी आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं उसकी आपको आपको कंसंट्रेशन चाहिए उस सॉल्यूशन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बोथ द सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए और सॉल्वेंट की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको ये भी जानना होगा कि द डिफरेंस between the refractive index of the polymers and the solution, a different concentration of the polymers। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानने की जरूरत है ताकि आप मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द लाइट स्कैटरिंग मेथड। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो लाइट स्कैटरिंग से हमें मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स के मिलते हैं, दैट इज द वेट एवरेज मोलर मास, या हम कह सकते हैं मास एवरेज मोलर मास। जैसे कि हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर में हमें नंबर एवरेज मोलर मास हम निकाल पा रहे थे, उसी तरह विस्कोसिटी मेथड से हम विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास हम निकाल पा रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो लाइट स्कैटरिंग से हमें मोलर मास मिलता है दैट इज मास एवरेज मोलर मास। मास एवरेज मोलर मास, तो हम मास एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं, जिसे हम समीशन ऑफ एन आई एम आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एन आई एम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो लाइट स्कैटरिंग से हमें मोलर मास मिलते हैं दैट इज द मास एवरेज मोलर मास। ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें नंबर एवरेज मोलर मास हमें निकला। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हुए देखते हैं हम कैसे ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स इसको निकाल सकते हैं और कैसे हम इससे नंबर मास एवरेज मोलर मास ऑफ द पॉलीमर हम निकाल पाते हैं। तो रिगार्डिंग द लाइट स्कैटरिंग, और लॉर्ड जो रिले था उसने एक थ्योरी प्रपोज किया था फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय आइसोट्रोपिक पार्टिकल्स, बट
हैविंग डायमेंशन लेस देन 1/10 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द, तो जो आपकी लाइट की वेवलेंथ से जो पार्टिकल्स है उनकी उनकी साइज जो है, डायमेंशन है, इट शुड बी 1/10 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो we found that the ratio of the intensity of the scattered light by these isotopic particles, which can be at an angle I theta. So आपके पास ये सॉल्यूशन है जिससे आप क्या कर रहे हैं, लाइट क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां से क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द लाइट क्रॉस दिस सॉल्यूशन विदाउट स्कैटर. तो लेट्स सपोज द इंटेंसिटी ऑफ द incident light is I naught and the intensity of the transmitted light IT. Suppose this, but यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमने transmitted lines का I naught से represent किया है, ठीक है ना, तो I naught and suppose the intensity of light is I and the scattering light, suppose this is a particles and this scatters light in all direction. ये आपकी लाइट को क्या करते हैं, हर डायरेक्शन में स्केटर कर देते हैं. ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ द स्कैटरिंग लाइट फ्रॉम दिस द पोजीशन ऑफ दिस ट्रांसमिटेड लाइट, सपोज दिस द एंगल ऑफ दिस ट्रांसमिटेंस इज थीटा. सो यहाँ पे रिले ने जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय आइसोट्रॉपिक पार्टिकल्स उसको पाया कि जो इंटेंसिटी ऑफ दिस स्कैटर्ड लाइट है बाय एनी एंगल from the direction of this transmitted intensity of the unpolarized incident monochromatic light is given by this particular equation, that is I theta divided by I naught, which is I theta is the angle of scattering, the intensity of the scattered light. This is the intensity of unpolarized transmit light, is equal to 8 pi raised power 4 a alpha square divided by lambda raised power 4 r square into 1 plus cos square theta, where this A is the number of scattering particles per unit. So we can say it is the concentration. We can also say concentration of solution. R is the distance of the observer from the sample. कि sample से आप कितने distance से उस चीज को observe कर रहे हैं. Alpha is the electrical polarizability of the particles. And lambda is the wavelength of light. तो इस equation के according रिले ने जो लाइट स्कैटर करते हैं बाय आइसोटॉपिक पार्टिकल्स उसको रिलेट करा कि स्कैटरिंग कितने एंगल से स्कैटरिंग होता है, वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो हमने दो इंपॉर्टेंट चीज कहा कि हमें पोलराइजेबिलिटी चाहिए सॉल्यूशन की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए सॉल्यूशन की, ताकि हम नंबर मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीमर सॉल्यूशन की. सो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी स्कैटरिंग पार्टिकल्स का, इसको हम पोलराइजेबिलिटी के मेजर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. और ऑप्टिक्स से हमें ये पता चलता है कि जो आपका रिफ्रैक्शन है पर यूनिट वॉल्यूम, या हम स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ये आपके इक्वल होते हैं, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4/3 पाई a एंड अल्फा. सो ये जो इक्वेशन है ये हमें ऑप्टिक्स से पता चलता है कि जो स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन है, जो लाइट स्कैटरिंग पार्टिकल्स की उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम पोलराइजेबिलिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं. तो ये n जो है हमारा यहाँ पे, दिस n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी. और जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स है उसकी पोलराइजेबिलिटी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं. और ये जो इक्वेशन है ये हमें ऑप्टिक्स से पता चलता है, जहां पे आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पोलराइजेबिलिटी के साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिलेट करते हैं. ठीक है, तो यहां से हम मास एवरेज मोलर मास हम निकाल सकते हैं. तो इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं. नाउ assuming that let's assume that our n, that is the refractive index, is almost approximately equal to 1. ठीक है, तो जैसे हम इसको 1 के अप्रोक्सीमेट कंसीडर करते हैं, the denominator let's say n2 n square plus 2 is equal to 3. तो जब हम
यहाँ पे n को अप्रोक्सीमेटली 1 कंसीडर करते हैं, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो दिस डिनोमिनेटर बिकम्स 3. So this equation becomes n square minus 1 divided by, it becomes 3 is equal to 4 by 3 pi a अल्फा. ये आपका इक्वेशन बन जाते हैं जब आपने n को कंसीडर करा, वन को डिनोमिनेटर को आपने वन, डिनोमिनेटर में जो n है उसको 1 कंसीडर किया, तो ये बिकम्स इक्वल टू 3, और ये आपके पास इक्वेशन आते हैं. नाउ हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, rearranging this equation so that we can obtain the value of the polarizability. यहाँ से हम polarizability की वैल्यू निकालते हैं, that is this alpha. तो ये इक्वेशन रीअरेंज होके कुछ ऐसे बनेंगे. जैसे ही मैं अल्फा का वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से जो भी डिनोमिनेटर में है ये इस साइड ट्रांसफर होगा ऊपर, इट बिकम्स 3 n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 3 है, और ये जो टर्म्स है नीचे आएंगे, 3 into 4 into pi into a. तो यहाँ से आपका 3 और 3 कैंसिल होंगे. The alpha here becomes n square minus 1 divided by 4 pi a. तो ये आपके पास नया एक इक्वेशन आता है जहां से आपको पोलराइजेबिलिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन पता चलता है कि ये जो आपका अल्फा है वो बराबर होते हैं n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई ए. तो ये आपके पास नया इक्वेशन आता है. लेट्स कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो अब हमने और एक चीज, हमने जब कंडीशंस देखे थे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हमें चाहिए टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर बाय लाइट स्कैटरिंग टेक्निक्स. हमने ये देखा था कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पोलराइजेबिलिटी में जो डिफरेंस प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट. सिमिलरली हमें पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉल्यूशन. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन केस ऑफ ए solution we are interested in, that is knowing the difference between the polarizability of the solution and polarizability. अब मैं यहाँ पे अल्फा लिखता हूँ, that is polarizability of the solvent. Let's say the polarizability of the solvent is alpha. तो जो सॉल्यूशन जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसके आप मॉलिक्यूलर वेट निकालने जा रहे हैं, आपको उस सॉल्यूशन की पोलराइजेबिलिटी और उस सॉल्वेंट की पोलराइजेबिलिटी में जो डिफरेंस प्रोड्यूस होते हैं आपको वो पता होना चाहिए. तो इस इक्वेशन को हम दो टर्म्स में हम लिख सकते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ लेट्स सपोज अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं that n2 is the refractive index of the solution minus 1 divided by 4 pi a, other parameters remains constant, and let's say alpha naught is the polarizability of the solvent. जैसे ही आप यहाँ पे solvent की polarizability यहाँ पे आप लिखेंगे, we have also to consider the polarizability of not polarizability, refractive index of the solvent. Now we have to replace n with n naught square divided by minus 1 divided by 4 pi a. So this, the first term, that is alpha, represents the polarizability of the solution and alpha naught represents the polarizability of the solvent. और जहां पे भी हमने naught लिखा हुआ है, this naught represents the नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. तो जहां पे भी मैं नॉट लिखता हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. सो कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन, alpha minus alpha naught, that is the difference between the polarizability of the solution and the solvent, will be equal to, अब इन दोनों को माइनस करना होगा, n2 minus 1 divided by 4 pi a minus n naught square
-1 डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस अल्फा माइनस अल्फा नॉट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। ठीक है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन लेते हैं, एन स्क्वायर -1 माइनस एन नॉट माइनस माइनस प्लस प्लस 1 होंगे, तो -1 और +1 कैंसिल होंगे। आपके पास अल्फा माइनस दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉल्यूशन माइनस refractive index of the solvent divided by 4 pi a. Let's consider this is equation number 3. Now suppose for a solution having concentration C, आपके पास एक solution है जिसका concentration C है। इसके लिए जो आपके पास refractive index है, the refractive index can be written as a टायलर सीरीज। तो आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन C है, सपोज C is the concentration of that particular solution. So the refractive index that is n of that particular solution can be written as a Taylor series, that is n is equal to n naught plus C, that is dn upon dc प्लस सो। तो इस सीरीज को आप इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं जहां तक आप एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो किसी भी सॉल्यूशन की having concentration C, the refractive index can be written by using this Taylor series. Now here this n naught is the refractive index when the concentration is equal to 0. So when the concentration is equal to 0 means that n naught is almost equal to the refractive index of the solid. ठीक है, नाउ इसको और थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे, तो दिस विल बिकम एन स्क्वेयर, ये आपका एन नॉट स्क्वेयर आएंगे, प्लस 2 एन नॉट सी डी एन अपॉन डी सी प्लस सी स्क्वेयर डी एन अपॉन डी सी होल स्क्वेयर प्लस सो ऑन। तो ये आपका इस तरह एक्सपेंड होते जाएंगे जब आप इस इक्वेशन की दोनों साइड में क्या करते हैं, स्क्वेयर करते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। So in this equation, the last term, that is c square dn upon dc whole square and so on, the last term is, the values of this term is very negligible. इनका वैल्यू जो होता है बहुत कम होता है। तो हम क्या करते हैं, इस लास्ट टर्म को क्या करते हैं, लेट्स से द लास्ट टर्म बीइंग नेग्लेक्टेड, इस लास्ट टर्म्स को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन बनेंगे एन स्क्वेयर इज इक्वल टू एन नॉट स्क्वेयर प्लस 2 एन नॉट सी डी एन अपॉन डी सी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आता है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो ये जो टेलर सीरीज में हमारे पास जो लास्ट टर्म्स आते हैं उनको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको भी हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो इट विल बिकम एन स्क्वेयर माइनस एन नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे आपका बचता है 2 एन नॉट सी डी एन अपॉन डी सी। तो ये आपके पास इक्वेशन आया, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉल्वेंट। सो लेट्स से दिस इज आवर, चलो इसको छोड़ो, इसको ही हम क्या कंसिडर करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 consider. ठीक है, now we know that this light scattering, that LSM, that is means light scattering method, gives the mass average molar mass। तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हम कह सकते हैं। तो जो आपका लाइट स्कैटरिंग मेथड है वो हमारे मास एवरेज मोलर मास हमें प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम बार। ठीक है, so here we can replace the concentration, that is A, that is the number of scattering particles per unit volume। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, A is equal to C, that is concentration divided by Na, Avogadro number divided by mm
बार। तो यहाँ पे जो ए दैट इज ए हमारा यहाँ पे क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स पर यूनिट वैल्यू। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए को हम क्या कर रहे हैं, मास एवरेज मोलर मास के साथ हम रिलेट कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू सी एन ए डिवाइडेड बाय एम एम बार। तो इसको हम कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद नाउ लेट्स कंबाइन इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6। जो हमें इक्वेशन अभी मिला है उसको हम इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, 3 के साथ रिलेट करते हैं। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसे बनेंगे, इक्वेशन नंबर 3 इज दिस, इक्वेशन नंबर 3 इज दिस, where alpha minus alpha naught is equal to n square minus n naught square divided by 4 pi a। तो हम क्या करते हैं, जो हमें अभी इक्वेशन 6 से एन स्क्वेयर माइनस एन नॉट स्क्वेयर है उसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आवर इक्वेशन विल बिकम अल्फा माइनस अल्फा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस वी हैव एन नॉट सी डी एन अपॉन डी सी। ये हमारे पास एन स्क्वेयर माइनस एन नॉट स्क्वेयर का वैल्यू आया है, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 4 पाई। तो ये हमारा इक्वेशन बना। हमने क्या कर दिया, एन स्क्वेयर माइनस एन नॉट स्क्वेयर का वैल्यू इक्वेशन 6 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको थोड़ा सॉल्व करो, दिस इज 2, दिस इज 2 टू 4। तो द इक्वेशन विल बिकम, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस अल्फा नॉट इज इक्वल टू, क्या बनेंगे, अल्फा माइनस अल्फा नॉट इज इक्वल टू, टू हमारा कैंसिल हुआ, दैट इज एन नॉट, दैट इज सी डी एन अपॉन डी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये हमारा ऊपर वाला बचा, इधर देखो ये 2 बचा और पाई बचा। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सी है, सी है, सी नॉट सी, दिस इज ए, ए जो हमारे पास है, ए की जगह हम ये ए का वैल्यू क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही मैं ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इट विल बिकम सी एन ए डिवाइडेड बाय एम एम बार। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो सी था, ए था कंसंट्रेशन, दैट इज ए, दैट इज नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस ए का वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, ए इज इक्वल टू सी एन ए डिवाइडेड बाय एम एम बार। इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या बनेंगे, देखो सी और सी कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ पे एम एम है, ये ऊपर चला जाएगा, और द इक्वेशन विल बिकम अल्फा माइनस अल्फा नॉट इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन बचेंगे, अल्फा माइनस अल्फा नॉट इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा नॉट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया 2, अल्फा माइनस अल्फा नॉट इज इक्वल टू, वी हैव एन नॉट, हमारे पास बचा डी एन अपॉन डी सी, ये एम एन डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा, और ये आपका बनेगा एम एम बार, और नीचे हमें बचेंगे ट्वाइस पाई, और आपके पास बचेगा एन ए। तो ये आपके पास इक्वेशन बना, जब आपने ए का वैल्यू कंसीडर किया सी एन ए अपॉन एम एम। अब यहाँ पे हमारे पास वो टर्म्स आ गया जिसको हमें निकालना था, दैट इज मास एवरेज मोलर मास, एम एम बार इज इक्वल टू द मास एवरेज मोलर मास। ना, इस इक्वेशन को थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं, लेट्स अज्यूम, लेट्स अज्यूम दैट इज polarizability of solvent, that is alpha naught, is almost negligible। ये आपकी पोलराइजेबिलिटी है सॉल्वेंट की, क्या है वो, नेग्लिजिबल है। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट दिस अल्फा नॉट। सो अल्फा आपके पास बराबर होंगे एन नॉट डी एन अपॉन डी सी एम एम बार डिवाइडेड बाय 2s पाई एन ए। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन की पोलराइजेबिलिटी आते हैं, जिस जो कि बराबर है एन नॉट डी एन अपॉन डी सी एम एम बार डिवाइडेड बाय 2s पाई एन ए। तो ये आपका नया इक्वेशन आता है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ नाउ लेट्स स्क्वेयर, लेट्स स्क्वेयर
बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 7 जो हमारे पास यहाँ पे आए हैं, इनको हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो क्या बनेंगे, अल्फा स्क्वायर, इस साइड भी स्क्वायर करते हैं, इट विल बिकम एन नॉट स्क्वायर। और हमारे पास ऊपर है डी एन बाई डी सी स्क्वायर, और ये आपके पास एम एम बार स्क्वायर। तो ऊपर हमने स्क्वायर करा, बिल्कुल इसी तरह नीचे भी स्क्वायर करना होगा। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आपका पाई स्क्वायर आया, ये आपका एन ए स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से जब हमने इक्वेशन 7 की दोनों साइड हमने स्क्वायर करा, तो ये हमारे पास नया इक्वेशन बनता है। लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 8। नाउ अब आपके पास यहां से किसका वैल्यू मिला है, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिला है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं विद दिस इक्वेशन, दैट इज रिले इक्वेशन। इसको हम रिले इक्वेशन भी कहते हैं। दैट इज आई थीटा डिवाइडेड बाय आई नॉट इज इक्वल टू 8 पाई रेज़ पावर 4 ए अल्फा स्क्वायर। ये जो अल्फा स्क्वायर है, इस अल्फा स्क्वायर के जगह हमने जो अभी अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, दैट इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जैसे ही हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे। दैट इज आपके पास है आई थीटा डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये आपके पास बराबर है, इसको हम लिखेंगे ए पाई रेस पावर 4, जो ऑलरेडी आपके पास है। सी की जगह, ए की जगह हम ये लिख सकते हैं सी एन ए डिवाइडेड बाय एम। एम डिनोमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे सी इंटू एन ए। और ये आपके पास एन नॉट स्क्वायर है, अल्फा का वैल्यू, दैट इज डी एन अपॉन डी सी होल स्क्वायर इंटू एम एम बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे जो हमारे पास टर्म है दैट इज 4 है, पाई स्क्वायर है, एन ए स्क्वायर है, और हमारे पास लैम्डा 4 है जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 में है, और आपके पास आर स्क्वायर है, और इसके साथ साथ आपका एम एम बार। ठीक है। तो जब आपने अल्फा स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करा, तो ये आपके पास इक्वेशन बना, और इसके साथ हमारे पास है 1 + cos² थीटा। सो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे जो भी कैंसिल होते हैं वो हम कट करेंगे। ये 4 है, ये 4 टू 8 हुआ, यहाँ पे पाई स्क्वायर है, यहाँ पे पाई 4 है, यहाँ पे स्क्वायर बचा, एन ए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, ये दो क्या होंगे, कैंसिल होंगे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एम एम बार यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, ऊपर आपके पास 2 है, तो ये दो कैंसिल होंगे। सो आपका इक्वेशन कुछ ऐसे बनेंगे, दैट इज आई थीटा डिवाइडेड बाय आई नॉट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेशियो is equal to 2 pi square c, that is dn upon dc whole square। so 2 pi square c, और इसमें n नॉट स्क्वायर भी है, dn upon dc whole square डिवाइडेड बाय, ये आपके पास बचा एक एन ए इधर, ये आपके पास बचा लेमडा रेज पावर 4, ये आपके पास आर स्क्वायर, और आपके पास बचा 1 + cos² थीटा। तो ये आपके पास इक्वेशन बना जब आपने क्या कर दिया, इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 में आपने अल्फा स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करके यहाँ पे कुछ टर्म्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो ये आपका आई थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन नॉट स्क्वायर डी एन अपॉन डी सी होल स्क्वायर, इसको हम एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, एक ग्रुप बनाएंगे डिवाइडेड बाय एन ए इंटू लेमडा 4, ये एक ग्रुप बना हमारा। और हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर को इसके साथ ले जाते हैं, 1 + cos² थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसको हम एक ग्रुप बनाते हैं, और हमारे पास बचा एक सी, और हमारे पास बचा एक एम एम। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब वही रहेंगे। तो इसको क्या करता हूं मैं, इस इक्वेशन को और रीअरेंज करके, ये जो 1 + cos² थीटा डिवाइड बाय आई आर स्क्वायर है, इसको इक्वल के इस साइड ले आते हैं। इक्वेशन विल बिकम आई थीटा अपॉन आई नॉट, जब जैसे ही मैं इसको इधर लाता हूँ ये रिवर्स हो जाएंगे, इट विल बिकम
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + cos² थीटा, ये मेरा एक टर्म रहेगा, इज इक्वल टू जो आपके पास है 2 π² एन नॉट स्क्वायर dn/dc² डिवाइडेड बाय na λ4। ये आपके पास एक टर्म बचा, और यहाँ पे इसके साथ साथ हमारे पास एक चीज बचा हुआ है, दैट इज C कंसंट्रेशन इनटू mm। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बचा। नाउ लेट्स से दिस होल टर्म इज replace it by another term that is r theta। इसको हम कहते हैं रिले रेशो। आर थीटा क्या होता है, रिले रेशो, एंड इट इज इक्वल टू दिस होल टर्म एंड दिस 2 π² एन नॉट स्क्वायर dn/dc² by n a λ4। लेट्स से दिस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कांस्टेंट दैट इज k, जिसे हम क्या कहते हैं, याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल कांस्टेंट। सो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास आएगा, दैट इज आर थीटा इज इक्वल टू के इंटू सी इंटू mm बार। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 9 इन विच आर थीटा इज इक्वल टू आई थीटा अपॉन आई नॉट। आर थीटा किसके बराबर है, रिले रेशो इज इक्वल टू आई थीटा अपॉन आई नॉट आर स्क्वायर into 1 + cos² and k, which is called as optical constant, is equal to 2 π² n naught square dn/dc²। ये वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा, Na इंटू λ4। तो ये दो आपके पास कांस्टेंट है, और फाइनल आपके पास इक्वेशन बनता है, दैट इज आर थीटा इज इक्वल टू के सी mm बार। तो यहां से आप मास एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं। एंड अगर आपको कंसंट्रेशन पता हो, अगर आपको रिले रेशो पता हो, और अगर आपको के पता हो, दैट इज द ऑप्टिकल कांस्टेंट। तो यहां से आप इजीली मास एवरेज मोलर मास एक सॉल्यूशन की, एक पॉलीमर सॉल्यूशन से उस पॉलीमर की मास एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे हम देखते हैं, और इसमें और थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अगर आपके पास सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो क्या होगा, इट मींस दैट देयर आर इंटरेक्शंस बिटवीन द पॉलीमर मॉलिक्यूल। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए आपके पास आइंस्टीन और डिवाई ने इंडिपेंडेंटली शोड दैट, इन दोनों ने ये दिखाया कि इफ द सॉल्यूट मींस योर पॉलीमर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो ये आपका अगर सॉल्यूशन है, दिस इज योर सॉल्यूशन, and inside this is your solute particles, and this is a non-ideal solution. So Einstein and Debye proved independently that for a non-ideal solution where the solute is uniformly distributed throughout the solution, what happens here, that no light is scattered in the solution, no light is scattered इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्केटर नहीं होने का मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल्स ये स्केटर करते हैं, तो ये भी स्केटर करते हैं, लेट्स से ये भी स्केटर करते हैं, ये भी स्केटर करते हैं, ये भी स्केटर करते हैं। होता क्या है, जो पार्टिकल्स लाइट स्केटर करते हैं, वो स्केटर्ड जो लाइट है, दे स्केटर्ड लाइट इंटरफियर डिस्ट्रक्टिवली। इंटरफियर डिस्ट्रक्टिवली का मतलब है, अगर ये पार्टिकल जितना लाइट स्केटर करते हैं, उतना लाइट ये भी पार्टिकल स्केटर कर रहे हैं, लेकिन ये तो इंटरफियर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिवली, विच मीन्स the intensity of light scattered by this particular particles get cancelled by the intensity of light scattered by this particular particle. So यहाँ पे जो overall scattering होता है, the net resultant scattering is that we did not observe any type of light scattering in such particles, in such not particles, in such solution. तो यहाँ पे क्या होता है, फिर जब आपका पार्टिकल्स का लाइट एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होते हैं, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास जो ब्राउनियन मोशन यहाँ पे कॉज होगा,
तो ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं बिटवीन द लाइट स्कैटर्ड बाय दिस नेबरिंग पार्टिकल्स, इसकी वजह से क्या होते हैं कि आपकी जो यहाँ पे रैंडम ब्राउनियन मोशन कॉज होते हैं। ठीक है, रैंडम ब्राउनियन मोशन कॉज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो रैंडम ब्राउनियन मोशन है, दिस रैंडम ब्राउनियन मोशन causes इट कॉजेस फ्लैक्चुएशन ऑफ कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी जो पॉलीमर की सॉल्यूशन है वहां पे फ्लैक्चुएशन कॉज होते हैं। एंड द एक्सटेंट ऑफ दिस फ्लैक्चुएशन, कि कितना फ्लैक्चुएशन होगा, द एक्सटेंट ऑफ दिस फ्लैक्चुएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपके पास जो लाइट स्कैटरिंग होते हैं, देयर विल बी नो नेट लाइट स्कैटरिंग इन सच सॉल्यूशन ड्यू टू दी इट्स, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे एक्चुअली लाइट स्कैटर नहीं होते हैं, लाइट स्कैटर हो रहे हैं, लेकिन जो नेबरिंग पार्टिकल्स के बीच में जो लाइट स्केटर का इफेक्ट है वो आपकी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर एक पार्टिकल लाइट स्केटर कर रहे हैं, वो दूसरा पार्टिकल दूसरे डायरेक्शन में लाइट स्केटर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो नेट रिजल्टेंट लाइट स्केटर्ड इज इक्वल टू 0। सो जिसकी वजह से यहाँ पे आपका रैंडम ब्राउनियन मोशन कॉज होते हैं, और ये जो रैंडम ब्राउनियन मोशन है ये आपकी कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस करते हैं, or the extent of the fluctuation produced in the concentration of the solution is inversely osmotic pressure। osmotic pressure से inversely relate करते हैं, and it is found that Kc is equal to r theta, which is equal to 1 upon RT d pi upon dc। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में रिलेशन प्रोड्यूस होते हैं, that is the fluctuation caused in the concentration through this random Brownian motion and the osmotic pressure। ये आपका नया रिलेशन बना, where this pi is d pi is the osmotic pressure, ये आपका osmotic pressure है। ठीक है, C is the concentration, R we know the universal gas constant, T is the temperature, and we know that the optical constant Kc at that particular concentration, R theta is the Rayleigh ratio। Now we may call that for an, अगर आपके पास एक आइडियल सॉल्यूशन है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन वी नो दैट दिस पाई इज इक्वल टू सी आर टी डिवाइडेड बाय एम एम बार। तो जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो पाई है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, is equal to C concentration R, that is gas constant, into T divided by M bar। So ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशन के लिए बिहेवियर है। Therefore for नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या बनेंगे, दैट इज इट इज इक्वल टू पाई अपॉन सी इज इक्वल टू आर टी इंटू 1 डिवाइडेड बाय एम एम बार प्लस बी सी। ये आपकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और ये पहला वाला आपकी आइडियल सॉल्यूशन के। ठीक है, नाउ लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 10 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 11, where this b, यहाँ पे जो आपका b है, is called as, इसको हम कहते हैं सेकंड वेरल कोफिशिएंट। ये जो b है इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड वेरल कोफिशिएंट। नाउ अगर हम यहाँ पे, नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर, from equation number that is 10 and equation number 11, इन दो इक्वेशन से अगर no let's say this is equation number, we have 10, this is equation number 11, this is equation number 11 and this is equation number 12। therefore from equation 10 and equation 12, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो क्या होगा, देखो आपका our Kc अपॉन आर थीटा इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन आर टी इसका है, 1 अपॉन आर टी है, एंड पाई अपॉन सी, इस पाई अपॉन सी ऑलरेडी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पे मिला है, विच इज इक्वल टू
RT into 1/mm² प्लस BC। तो हमने पाई अपॉन सी की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, ये RT और ये RT आपका कैंसिल हो रहा है। सो द फाइनल इक्वेशन KC अपॉन R थीटा इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे क्या बज रहा है, ये बज रहा है आपके पास 1 mm² प्लस BC। ये आपके पास इक्वेशन आया। नाउ यहां से हम देखते हैं कि यहां से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, दैट इज, हाँ, यहाँ पे दिस इज टू BC। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर कोएफिशिएंट है। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को ठीक से देखते हैं, KC अपॉन R थीटा इज इक्वल टू 1/mm² प्लस BC। नाउ दिस इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, ये क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। देखो, विच इज इक्वल टू, दिस इज y, दिस इज C, this is x means C is x means C is concentration is on x axis। यहाँ पे आपके पास 2b है, which is the slope, 1/mm² is the intercept of that straight line equation, and KC upon R theta is present on the y axis। तो जब आप इसको ग्राफ प्लॉट करोगे, आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेंगे। यहाँ पे आपका C है x axis पे, यहाँ पे आपका KC अपॉन R थीटा है, दैट इज गेज कांस्टेंट अपॉन रेशियो। तो जब आप इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, आपको इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेंगे। तो जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं जीरो कंसंट्रेशन पे, दिस इज आवर इंटरसेप्ट, ये हमारे पास क्या है, दिस आर इंटरसेप्ट, एंड दिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1/mm², एंड द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज इक्वल टू 2b। ये आपके पास क्या है, स्लोप इज इक्वल टू 2b है, ठीक है। नाउ यहां से फिर हम मोलर मास का रेशियो निकाल सकते हैं। देखो, अब हमने बोला और इंटरसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज इक्वल टू 1/mm²। जब अगर हमें इंटरसेप्ट का ग्राफ से आपको कोई वैल्यू मिल जाएंगे, नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ mm², this mm, that is the mass average molar mass of that particular polymer, is equal to 1/intercept of this particular graph। तो इस इंटरसेप्ट से आप क्या निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉलीमर की मास निकाल सकते हैं। और जो मास यहाँ पे आपको मिलेंगे, दैट इज mm², विच इज द मास एवरेज मोलर मास या मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलीमर। तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन है, जहां से आप लाइट स्कैटरिंग मेथड से मास एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीमर का, ठीक है। तो हमने 3 टेक्निक्स अभी तक स्टडी किया। पहला हमारे पास है विस्कोसिटी मेथड, जिससे हमें विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास हमें निकल पा रहे थे। इसके बाद हमने ऑस्मोमेट्री मेथड पढ़ा, जिससे हम क्या कर रहे थे, mn², दैट इज नंबर एवरेज मोलर मास हमें निकल रहा था। और द थर्ड वन इज द लाइट स्कैटरिंग मेथड। लाइट स्कैटरिंग मेथड से हमें क्या मिल रहा है, इट इज द mm², दैट इज मास एवरेज मोलर मास। तो ये था आपकी ऑल अबाउट द लाइट स्कैटरिंग टेक्निक्स यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ ए पॉलीमर। तो हमने देखा कैसे हम मोलर मास पॉलीमर की निकाल सकते हैं, ग्राफिकली हम निकाल सकते हैं, और नॉन ग्राफिकली भी हम मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं पॉलीमर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये था आपकी ऑल अबाउट द लाइट स्कैटरिंग मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द पॉलीमर। थैंक यू।